हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आपके जो 18 जून के सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन है जो लेट मिल पाए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका था, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या रहती है वो समान रहती है। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। और एक ही ग्रुप के सभी तत्वों में बाहरी कक्षा में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण उनकी रासायनिक विशेषताएं भी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक यहाँ पे करते नहीं हो आप, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट ने यहाँ शेयर करते हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक यहाँ पे जरूर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास वीडियो आता रहे। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगस्त सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन शहर में 25वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया था। तो ज़्यादा करके यहाँ पे करंट जी के है वो 2025 का ही पूछा जा रहा है। तो ये किया था शंघाई सहयोग संगठन ने। शंघाई सहयोग संगठन ने किया था, जो अगस्त से सितंबर 2025 के बीच में हुआ था शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन शहर में। और जो शंघाई सहयोग संगठन है उसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और भारत अगर इसका सदस्य पूछ लिया जाए तो 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था, 2017 में। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पहाड़ी या बाधा के पीछे खड़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देना ध्वनि के किस गुण के कारण संभव होता है। तो ये होता है विवर्तन के कारण। किसी पहाड़ी या बाधा के अगर कोई पीछे व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आवाज़ सुनाई देना ध्वनि का कौन सा गुण है, ये यहाँ पे पूछा गया था। तो ये है विवर्तन। नेक्स्ट यहाँ पे है, इस विवर्तन में क्या है, तरंगे बाधा के किनारों से मुड़ जाती है, और ध्वनि तरंगों में ये गुण स्पष्ट रूप से देखा जाता है। प्रकाश में विवर्तन अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो प्रकाश है उसमें विवर्तन क्या होता है, कम होता है, जबकि ध्वनि में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये मैंने आपको परसों के जो वीडियो था उसमें यहाँ पे बताया था कि अनुच्छेद 48A में है, जो वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा के निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो भी मैं यहाँ पे रिलेटेड डाटा बताता हूँ उसमें आपको बताया था। और यह जो अनुच्छेद 48A है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, DPSP का भाग है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया गया है, अनुच्छेद 51A में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, बाबा रामचंद्र मुख्य रूप से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो बाबा रामचंद्र मुख्य रूप से है जो अवध किसान आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे, अवध किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किसानों को जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित किया था। उन्होंने यहाँ पे किसानों को संगठित करके है जो आंदोलन में उतरे थे, अवध किसान आंदोलन में। और वे रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से है जो किसानों को जागरूक करते थे। और आंदोलन पूछ लिया जाए कि अवध किसान आंदोलन कब यहाँ पे शुरू हुआ था, तो ये 1920 के दशक में है जो प्रमुख आंदोलन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था। तो हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, और उन्हें गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। अगर स्कंदगुप्त को देखा जाए तो गुप्त वंश का क्या था, अंतिम महान शासक था। और उसके शासनकाल के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर होने लगा था। और गुप्त काल के बाद भी है जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो भी यहाँ पे कम होने लगी थी, क्योंकि जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था वो यहाँ पे घट गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का अगर एग्जाम दे के कोई वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर है जो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करे। और सेकंड शिफ्ट के भी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में है जो शेयर कर सकते हो, ताकि दूसरे स्टूडेंट की है, एक दूसरे की हेल्प करने से क्या है, आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था,
विकासशील देशों के औद्योगिक विकास के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। जो विकासशील देश है उनके औद्योगिक विकास के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, तो ये है आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण। आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, संसद की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का मुख्य कार्य क्या है। संसद की जो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो मंत्रियों द्वारा संसद में दिए गए आश्वासनों की पालन की समीक्षा करना। जो मंत्री है वो संसद में जो आश्वासन देते हैं उनके पालन की समीक्षा करना जो सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है उसका काम है। और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने वादों को समय पर पूरा करे या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गठित होती है। अगर पूछ लिया जाए आश्वासन संबंधी समिति कहाँ गठित होती है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गठित होती है। और संसदीय जवाबदेहियों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रारंभिक चोल शासकों ने दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किस वंश को पराजित किया था। जो प्रारंभिक चोल शासक थे उन्होंने दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पल्लव वंश को पराजित किया था। पल्लव वंश को पराजित किया था और पल्लवों की शक्ति घटने के बाद है जो चोल साम्राज्य का विस्तार हुआ था। और चोल शासकों ने दक्षिण भारत और समुद्री व्यापार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। वे अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है, चोल शासक थे जो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से हुआ है। जो महाबलीपुरम के सौर मंदिर है उनका निर्माण किस पत्थर से हुआ है, तो वो हुआ है ग्रेनाइट पत्थर से। ग्रेनाइट पत्थर से। और सौर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है और जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है उसमें शामिल है। और अगर पूछ लिया जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव शासकों के काल में ही हुआ था और ये द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी से जुड़ा है, महाबलीपुरम का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन बाय रिपीट यहाँ पे हो गया है भाई मिस्टेक से, तो ये मैंने ऊपर बता दिया था। क्वेश्चन इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था, ध्वनि की गूंज किस गुण के कारण उत्पन्न होती है। तो ये होती है परिवर्तन या रिफ्लेक्शन के कारण ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है। और जब ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौटती है तो क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। और सामान्यतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह लगभग 17 मीटर या उससे अधिक दूरी पर होनी चाहिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट डाटा है। ऐसा डाटा है जो भी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे डाटा बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से थोड़ा सुन लेना है, ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो सेम चीज़ में घुमा के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इको का उपयोग सोनार जैसी तकनीकों में भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न था, अपवर्तन क्या है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रकाश है। ये मैंने इसी जो क्वेश्चन था उसी का है जो जोड़ा है। तो अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का क्या है, पर जाने पर प्रकाश या अन्य तरंगों का मुड़ना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ध्वनि तरंगों का ध्रुवण क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि ध्वनि तरंगे है वो अनुदैर्ध्य होती है, इसीलिए उनका क्या नहीं होता है, ध्रुवण नहीं होता है। और ध्रुवण केवल जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है उन्हीं में संभव होता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण किया जा सकता है, लेकिन सामान्य जो ध्वनि तरंगें होती है उनका नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स, एक अनुच्छेद से संबंधित था। तो अनुच्छेद 44 था या अनुच्छेद 50 था, दोनों में से मैंने यहाँ पे कंफ्यूज है तो दोनों ही यहाँ पे अनुच्छेद दे दिया है। तो अनुच्छेद जो 44 है वो किससे संबंधित था, तो वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित था। और भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं से संबंधित ये अनुच्छेद है। और नेक्स्ट यहाँ पे अनुच्छेद 50, एक यहाँ पे अनुच्छेद 50 भी था। तो अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 44 में से है, जो कंफ्यूज है कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे आया था। तो अनुच्छेद 44 है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, अनुच्छेद 50 भी है वो भी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित यहाँ पे है। तो वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को यहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट जरूर करना आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आप भी कोई शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आते हो तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।